नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के मैथ का मेरा ये चौथा वीडियो है, जिसमें मैं यहाँ पे सेट बना रहे हैं प्रथम पाली के, जो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन 18/2/2021 का। इसमें प्रथम पाली का मैं सेट यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जिसमें 1 से 75 तक क्वेश्चन को ख़त्म कर दिए हैं। यहाँ 3 वीडियो में हम बना दिए हैं, 1 से लेकर 75 तक, 25 के अति से। उसके बाद है ना, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन मेरा 76 से शुरू होगा, 76 से लेकर 100 तक। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे हमें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहाँ से? 76 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये सब हम बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा 76 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r, तो इसका आयतन क्या होगा? ये फॉर्मूला ही दे दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई कितना h है और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। यही तो मेरा फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स, मेरा आगे 77 नंबर क्वेश्चन है। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो हम इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यानी कि व्यास की आधी होती है, और ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए हम सवाल को हम हल करते हैं। 77 नंबर सवाल पे यहाँ पे हल करते हैं उसको। बेलन का व्यास दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है कितना? 28 सेंटीमीटर। तो मेरा आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, उसकी आधी हो जाएगी। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इंच दिया हुआ है, इंच दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस इंच, ये होता है। तो 2 और पाई के मान कितना है? पाई के मान 22/7 यहाँ रखेंगे। और मेरा r कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। इंच दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे। यहाँ पे होगा 22 दूना 44। सॉरी, यहाँ पे 2 पाई r छूट गया, यहाँ पे r होगा यहाँ पे 14। 7 दूना 14, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 22 का 88 होगा यहाँ पे। और 88 इसको हम ऐड करेंगे तो 20, 0 4 4 और 2 1 3, यानी कि 34 हो गया। यानी कि 88 में हम 34 से गुना करेंगे। 88 में 34 से गुना करेंगे ना, तो मेरा होगा यहाँ पे 2992। ये मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स, मिलाते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। ऑप्शन है मेरा 2992, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। आगे मेरा क्वेश्चन है 78 नंबर कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन क्या होगा? गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए। 78 नंबर क्वेश्चन है। पहले गोला की त्रिज्या जैसे कि रहा होगा कितना, तो इसका आयतन निकालना है। तो आयतन होगा, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यू। पहले वाला है आयतन 4/3 पाई r क्यू। अब दूसरा आयतन क्या हो जाएगा? त्रिज्या तो अब 3 गुना होगा, तो गोला के आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, और त्रिज्या 3 गुना कर देंगे, यानी कि अब 3r हो जाएगा, पाई r क्यू। 4/3 पाई r क्यू हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई, और 3 के क्यू 27 होता है, और r क्यू हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 को हम यहाँ पहले लिख देते हैं गुना 4/3, और पाई हो गया यहाँ पे, और r क्यू हो गया।
यहाँ पे पहले कितना था आयतन, पहले था 4/3 पाई आर क्यू, अब कितना हो गया 27 गुना 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 27 गुना बढ़ गया है। तो गोले की त्रिज्या 3 गुना होगा तो इसका आयतन क्या होगा 27 गुना हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा 27 गुना। चलिए हम ऑप्शन को मिलाते हैं। 78 नंबर में ऑप्शन नंबर डी है 27 गुना। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें घन का दिया हुआ है विकर्ण 6√3, 79 नंबर क्वेश्चन है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3, तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3 होता है, 6√3 हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा क्या हो गया, भुजा हो गया 6 हो गया। तो हमें क्या कहता है निकालने के लिए, इसमें कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा ये मान लेते हैं 6 गुने, अब भुजा कितना है 6, यानी कि 6 के स्क्वायर होगा, यानी कि 6 गुना 6 के स्क्वायर 36, गुना करेंगे 6 छक 36, हाथ में 3 और 6 18 3 21, यानी कि 216 वर्ग सेंटीमीटर। यही तो मेरा आंसर है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। 79 नंबर, तो 79 कितना है 216, यानी कि 216 यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालना है, एल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर। फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स तो मेरा यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 880। तो हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, तो हो जाएगा 880, पाई के मान रख देते हैं 22/7, और आर मेरा कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ है आर 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं आर की जगह 14, और एल हमें पता करना है, बराबर 880 हो गया, तो 7 दूना 14 हो गया, इसको काटते हैं 22 चौका 88, एक जीरो हम यहाँ पे रख देंगे, और 2 से कटेगा 40, 20 से, यानी कि एल बराबर हो गया 20, यानी कि यही तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। यही मेरा आंसर आ गया। आगे मेरा क्वेश्चन होगा 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो इसका त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि हमको दिया हुआ है, यानी कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या हमें पूछता है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है 4 पाई दिया हुआ है नहीं, तो वृत्त की परिधि क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर बराबर 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 4, 2 से, तो 2 आर बराबर कितना हो गया, तो आर बराबर हो गया 2, यही तो हमें त्रिज्या है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हुआ तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर होगा, यानी कि 2, यहाँ ऑप्शन नंबर बी मेरा मिल रहा है। आगे मेरा क्वेश्चन है 82 नंबर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, यानी कि त्रिज्या दी हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमें अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की
कुल परिमिति यानी अर्धवृत्त की कुल परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, यही तो होता है। तो पाई प्लस 2 और आर कितना दिया हुआ है, आर तो मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो यही मेरा आंसर है पाई प्लस 2 इंटू 6। ऑप्शन पे मिलाते हैं 82 के पाई प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। यानी कि चाप की लंबाई पूछता है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर, और हमें त्रिज्या दिया हुआ है 21 और केंद्र पर कोण कितना है 60, यानी कि थीटा भी 60 दिया हुआ है। यानी कि 83 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21 और मेरा थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई पूछता है, तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे लिख दो, थीटा मेरा 60 है तो 60 सिर्फ बैठा के यहाँ पे हमें मान हल करके मान निकल जाएगा 2, और पाई का मान दिया हुआ है 22 बटे 60। अगर पाई में दिया होगा तो हमें पाई का मान रखना नहीं है, और पाई में नहीं दिया रहेगा तो पाई का मान रखना है। और आर कितना दिया हुआ है, आर है 21, इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 6 36 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, और यहाँ 3 से 3 दूना 6 होगा, 6 से 6 कट गया, तो बचा कितना मेरा 22। यही तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। 83 के हो गया, 83 के हैं 22, ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घन के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। यानी कि आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि आयतन हमेशा क्यू में होता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो सबसे पहले भुजा पता होगा तब तो क्षेत्रफल पता होगा। यानी कि आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो यहाँ पे लिखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में आयतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:27। तो हमें क्षेत्रफल का पूछ रहा है, तो भुजा निकालेंगे तो आयतन हमेशा क्यू में दिया होता है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो एक का घनमूल 1 होगा, और 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 का क्यू होता है 27। तो हमें भुजा का अनुपात निकल गया, क्या ये भुजा का अनुपात निकल गया। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं हमेशा स्क्वायर में होता है, तो भुजा के स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 के स्क्वायर 1 होगा और 3 के स्क्वायर 9। यानी कि जब आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:9। समझे। यहाँ पे 84 के हम ऑप्शन को मिलाते हैं, 84 नंबर के 1:9, ऑप्शन नंबर मेरा बी मिल रहा है। आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। यानी कि मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 85 नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन है मेरा। दिया हुआ है बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है इंच 20 सेंटीमीटर है, क्या दिया हुआ है। तो हमें क्या कहता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले बेलन के, यानी कि अनुपात हमें निकालना है। तो प्रश्न से लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और अनुपात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो गया। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस इंच होता है। इसका क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच हो गया। तो 2 पाई आर से कट गया
2 पाई r कट गया। यहाँ पे क्या बचा, r प्लस h बचा, और यहाँ पे क्या बचा, h। तो r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, h है 20, यानी कि r हो गया 80 और h हो गया 20, और अनुपात h कितना है, h तो 20 है। तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 इकाई 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 5:1। दोनों का अनुपात हो गया बेलन के संपूर्ण फीट के क्षेत्रफल का अनुपात और बॉक्स फीट के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 85 के 5:1। ऑप्शन नंबर डी। आगे मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 86 नंबर कि इतना जो आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़ा का हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या ट्रिक होता है, सबसे पहले जो दिया होता है आंकड़ा, उस दिए हुए आंकड़े के है ना हम बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। उसके बाद जो बीच में संख्या आता है वो मेरा माध्यिका होता है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं, जैसे हम बताए हैं वैसा ही हल करना है। यहाँ पे जो आंकड़ा दिया वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है मेरा। आंकड़ा क्या दिया हुआ है, 8, 7, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है। इस दिए हुए आंकड़ा को है ना हम बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। क्या बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा वाला अंक होगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 7 है। यहाँ पे 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है। क्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी काउंट करने से पता चलता है कि दोनों बराबर अंक यहाँ पे आ गया, कोई छूटा नहीं है। तो 7 है तो इधर से हम 3 हटा देंगे, क्या इधर से 3 हम छांट देंगे और इधर से भी 3 हटा देंगे। बीच में जो मेरा बच गया ना वो माध्यिका होगा। अगर आप लोग सोचते कि अगर बीच में 2 अंक हो जाता है तो क्या करते हैं, तो 2 अंक बचता है ना, तो दोनों के जोड़ के या 2 से भाग कर देते हैं, समझे। तो यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो मेरा माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं 86 के, ऑप्शन नंबर ए है। आगे मेरा 87 नंबर क्वेश्चन है कि इतना जो आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़ा का हमें बहुलक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो आंकड़ा दिया हुआ है ना उस आंकड़ा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 87 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 87 नंबर जो आंकड़ा हम दिया हुआ है, आंकड़ा को यहाँ पे हम लिखते हैं। 70 है, 80 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद क्या है 60 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद क्या है 50 है, उसके बाद है 90, उसके बाद 50, उसके बाद 30। काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या ट्रिक होता है, जो बहुत बार आएगा वो मेरा बहुलक होगा। यही तो मेरा अथी है ट्रिक बहुलक निकालने के लिए। तो इसमें देखेंगे कौन संख्या है ना सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो हमको देखने से है ना 50 लगता है कि सबसे अधिक बार आया हुआ है। चलिए इसको हम काउंट करते हैं, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3। 50 है ना 3 बार है, बाकी बात कोई संख्या है ना 50 से ज़्यादा बार नहीं है, सबसे अधिक यानी कि 50 ही आया हुआ है। तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 50। तो फ्रेंड्स मेरा आगे नंबर क्वेश्चन है, आगे इसका आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। आगे मेरा क्वेश्चन है 89 नंबर। यदि किसी घटना के घटने की प्रवृत्ति P, तो उसके नहीं घटने होने की प्रवृत्ति क्या होगी। यानी कि घटना जो घटित हुआ है उसका प्रवृत्ति P है, तो न घटित होने की प्रवृत्ति हमको खोज रहा है यहाँ पे। तो हम जानते हैं क्या, घटना के घटित होने की प्रवृत्ति, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, घटना के घटित होने की प्रवृत्ति
प्लस न घटित होने की प्रयोक्ता, प्लस न घटित होने की प्रयोक्ता, इसका मान 1 होता है क्या, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मान 1 होता है क्या। तो हमको दिया हुआ किताब में कि घटित होने की प्रयोक्ता P है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए घटित होने की प्रयोक्ता P है, तो न घटित होने की प्रयोक्ता पूछ रहा है, तो घटित होने की प्रयोक्ता कितना दिया हुआ है P, तो न घटित होने की प्रयोक्ता हमें ये पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो ये पूछ रहा है तो इसको हम इसी साइड रहने देंगे, बराबर 1, और प्लस में P इस साइड आएगा तो माइनस में P हो गया, तो यही मेरा आंसर आ गया। घटना के न घटित होने की प्रयोक्ता 1 - P होगा, तो 89 का होगा 1 - P, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। मेरा क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि 2 पासा है लूडो के, और दोनों को एक साथ फेंकते हैं, 2 पासा को जब एक साथ फेंकेगा तो 36 परिणाम आएगा, क्या 36 आएगा, तो उस पर दोनों पर 5 अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो दोनों पर 5 एक ही बार आएगा। चलिए हम सवाल को यहाँ पे हल करते हैं, जैसे कि हम आप लोगों को समझाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख देते हैं 2 पासों को फेंकने पर निम्न परिणाम आएगा, 2 पासों को फेंकने पर निम्न परिणाम है। यहाँ पे अच्छा समझिए इसको, जैसे कि फेंकेंगे 2 पासा को तो सबसे पहले आएगा 1 आएगा, नहीं तो 1 2 आएगा, हम पूरा टोटल परिणाम हम लिखते हैं। फिर यहाँ से 31 से शुरू होगा, फिर यहाँ पे 41 से शुरू होगा, फिर यहाँ पे 51 से शुरू होगा, फिर यहाँ पे शुरू होगा 61 से, यानी कि 2 पासा फेंकने पर मेरा इतना परिणाम आ गया जो हम लिख दिए हैं। तो क्या कहता है प्रश्न में कहता है, सबसे पहले देखिए कि हम कैसे लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ 11 से शुरू करना है, 11 से शुरू करना, बीच में कॉमा डाल देना है, 11 से शुरू करना, उसके बाद 16 तक जाना है, फिर यहाँ पे 21 से शुरू करना है, 26 तक जाना है, 31 से शुरू करके 36 तक, 41 से शुरू करके 46 तक जाना है, फिर 51 से शुरू करके 56 तक, फिर 61 से 66 तक। ऐसा ही हम लिख दिए हैं, आप लोग ऐसा ही लिख करके बनाइएगा अगर समझ में नहीं आएगा सवाल तो। मेरा 90 नंबर क्वेश्चन है कि दोनों पर 5 अंक आने की प्रक्रिया, यानी कि दोनों पर 5 अंक, तो देखते हैं कि दोनों पर 5 अंक कहाँ पे है। तो मेरा यहाँ पे देखिए दोनों पर 5 अंक एक ही जगह है, इसी जगह ऐसा है कि दोनों पर 5 अंक है। लूडो के पासा को हम फेंके हैं, सिर्फ यही एक जगह है जिसमें 5 अंक है, बाकी बात कहीं दोनों पर 5 नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 पर 5 है, 1 पर 5 नहीं है, यहाँ पे 1 पर 5 है, 1 पर 5 है नहीं, यानी कि दोनों पर 5 इसी जगह, यानी कि घटना के अनुकूल तो एक ही परिणाम हुआ मेरा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल परिणाम तो 36 है, क्या इसको काउंट कीजिएगा तो 36 होगा पूरा। तो हमें कहता है कि दोनों पर 5 अंक आने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पासों पर 5 अंक
आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता की फॉर्मूला क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल कितना परिणाम है? घटना में जो कहता है कि दोनों पर 5 आने की प्रायिकता, तो परिणाम कितना है? एक ही जगह तो है, यानी कि परिणाम एक ही है। और टोटल परिणाम कितना है? ये मेरा टोटल परिणाम 36 है। यहाँ पे लिखेंगे नीचे में 36, यानी कि 1/36, ये मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। मेरा 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/36, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर बन रहा है। आगे मेरा क्वेश्चन है 91 के बिंदुओं इतना एवं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि इतना हो तो P का मान क्या होगा? यानी कि P का हमें मान बताना है। चलिए यहाँ पे सवाल को हम देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। दो बिंदु है क्या? एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु है ना, इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? माना कि ये बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक है 6,-5 दिया हुआ है, और एक बिंदु यहाँ पे हम B मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? -2,11। अब बीच में कोई बिंदु P है क्या? तो इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 2, P हो गया। तो हमें कह रहा है कि P का मान क्या होगा? यानी कि दोनों बिंदु के मध्य बिंदु है, तो दोनों के बीच की तो दूरी बराबर ही होगा क्या? ये दोनों के बीच ही में ही होगा, तो ये P बराबर PB होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं AP बराबर PB, और दूरी फार्मूला से इसको हम निकालेंगे। तो दूरी फार्मूला क्या होता है? √(x2 - x1) के होल स्क्वायर जोर y2 - y1 के होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी लिखेंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पे माने AP के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो x2 मेरा 2 है, तो 2 घटाओ 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 घटाओ 6 का होल स्क्वायर प्लस P घटाओ -5, यानी P घटाओ -5, तब घटाओ यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा PB के बीच की दूरी। तो PB के बीच की दूरी यानी कि -2 घटाओ 2, -2 घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 घटाओ P होगा, यहाँ पे 11 घटाओ P का होल स्क्वायर हो गया। और दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से है ना रूट कट जाता है, यानी कि हम इसको हम हटा देते हैं। यानी कि 6 में से 2 घटेगा तो माइनस के यहाँ पे 4 होगा, प्लस P प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा -2 -4 प्लस 11 माइनस P। यहाँ पे लिखेंगे माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, A प्लस B के होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, A माइनस B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल होगा, यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर, यहाँ P स्क्वायर से P स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 दूना 10P, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 11 के स्क्वायर 121 माइनस 11 दूना 22P। जो देखने में एक जैसा लगता है उसको एक साइड रखिए, क्योंकि यहाँ पे P लगा हुआ है, इसमें P लगा हुआ है, तो दोनों एक जैसा है, तो इसको एक साइड रखेंगे। ये दोनों संख्या है, इसमें कुछ लगा नहीं है, तो इसको हम एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 10P और 22P माइनस के, तो इधर आएगा तो प्लस में 22P होगा, 1 से 21 प्लस 25 है, इस साइड आएगा तो माइनस के 25 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 32P
इसको घटाएंगे। 11 में से 5 घटेगा 6, 1 यानी कि 11, 11 में से 2 घटेगा तो जो कितना 9 यानी कि 96 हो गया। तो P बराबर क्या होगा 96 गुना में 32 इधर आएगा तो भाग में, तो 32 तिहाई 96 यानी कि P का मान कितना निकल कर आ गया, P का मान निकल कर आ गया 3। तो लिखेंगे अतः P बराबर 3, ये मेरा करेक्ट आंसर है। 91 के देखेंगे, 91 के मेरा राइट आंसर ऑप्शन में बी है। तो फ्रेंड्स ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो मेरा आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है 92 नंबर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 92 नंबर। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे हमारे मैथ के सवाल वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो हम और बना सकें आप लोगों के लिए। मेरा क्वेश्चन है 92 नंबर। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को हल कर रहा हूँ, समझे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो पूछा हुआ सेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे 2021 का सेट हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। इसे हम 3 गो वीडियो हम बना दिए हैं, 25-25 के क्रम में है ना, क्वेश्चन को हम बनाते हैं पार्ट बाई पार्ट। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरा 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना का कोटि क्या है, कोटि पूछ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है -6 और -7। तो हमें कोटि निकालना है। जब x और y दिया रहता है ना तो पहले वाला होता है भुज, पहले वाला क्या होता है और दूसरा वाला होता है कोटि। x और y दिया रहता है तो पहले वाला भुज दूसरा वाला कोटि। तो कोटि क्या होगा, कोटि होगा -7। तो मेरा आंसर क्या होगा, अतः कोटि बराबर -7। यही तो मेरा आंसर है। अगर इसमें पूछता है कि भुज से भुज बताओ कि भुज क्या है, तो भुज है -6। चलिए यहाँ पे कोटि पूछा है तो कोटि मेरा आंसर होगा -7। आगे मेरा क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना का कोटि 93 नंबर है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा। x अक्ष का समीकरण इसमें से कौन होगा। देखिए यदि x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो y मेरा 0 हो जाता है, यानी कि बिंदु होगा x, 0। ऐसा ही तो होगा, x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो मेरा y 0 हो जाता है, यानी कि y बराबर 0 होगा। ये मेरा आंसर होगा। यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं कि मेरा ऑप्शन कौन यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि y बराबर 0 होगा। आगे मेरा 94 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री घटाओ कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो गया। देखिए दोनों पार्ट में से हम किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसको हम चेंज कर देते हैं, क्या पहले वाले को यहाँ लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर, यहाँ 90 में से कितना घटेगा तो मेरा 10 होगा, तो 90 में से 80 घटेगा तो यहाँ पे 10 होगा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी तो 10 ही है। 90 हम दे करके 80 हम ले लिए, 10 ही बचा, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो गया। तो मेरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा कितना 80 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे मेरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे मेरा फार्मूला सेटिंग क्वेश्चन था 94 का 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 95 नंबर। यदि किसी
त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया हुआ है, तो इसके केंद्र का नियामक हमें पता करना है कि केंद्र का नियामक क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यानी कि कोई त्रिभुज होगा जिसका केंद्र सिरों का नियामक दिया हुआ है और हमें केंद्र का नियामक पूछता है। त्रिभुज ए बी सी, तो इसका नियामक दिया हुआ है जो हम लिख लेते हैं। पहला नियामक दिया हुआ है -1, 0, दूसरा है 5, -2 और तीसरा है 8, 2। ये है, तो हमें केंद्र का नियामक पूछता है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज के केंद्र के नियामक, तो होता है फॉर्मूला x1 + x2 + x3 बटे 3। ये होता है y1 + y2 + y3 बटे 3। यहाँ पे देखिए x1 कितना है, x1 है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। सभी जितना नियामक है ना, सबके पहला वाला x होता है, x1 x2 x3, यानी कि -1 + 5 + 8, यहाँ पे लिख दिए बटे 3। और सभी के दूसरा वाला मेरा y पार्ट होता है, यानी कि y1 y2 y3, तो 0 + -2 और +2, 0 + -2 और +2 हो गया बटे 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 होगा और 8 × 5 = 13 होगा प्लस में बटे 3। यहाँ पे क्या होगा, 0 और प्लस माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 0 बटे 3 हो गया। तो क्या हो गया, 13 में से 1 घटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 बटे 3 हो गया, 0 बटे 3 हो गया। तो इसका नियामक क्या होगा, 3 चौका 12, यानी कि 4, 0 में 3 से भाग देंगे तो 0, यानी कि केंद्र का नियामक आ गया 4,3। ये केंद्र का नियामक है। ऑप्शन को मिलाते हैं, 95 के 4,0, यानी कि 4,0 ऑप्शन नंबर बी है। आगे मेरा क्वेश्चन है 96 नंबर। मेरा 96 नंबर क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हमें अर्धवृत्त की परिमिति यानी कि अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है क्या। तो लिखते हैं अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई + 2 × r। तो पाई के मान हम रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई में आंसर नहीं दिया हुआ है। पाई + 2 × r कितना है, r तो मेरा 7 है, गुने 7। तो यहाँ पे होगा बटे कुछ नहीं तो हम 1 देते हैं, इसको बटा पर की जोड़ करते हैं तो लघुत्तम लेंगे तो 7 होगा। ये हो जाएगा 22 और 7 × 14 × 7 हो गया, 4 × 2 = 6, 1 × 2 = 3, यानी कि 36 बटे 7 गुने 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना बचा, 36। यही 36 सेंटीमीटर है अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि, बोले दोनों बात बराबर है। 96 को होगा 36, ऑप्शन नंबर ए। आगे 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि हम इसे पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम समझा दिए अच्छा से, आप लोग देखे हुएगा तो बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। 97 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझते हैं। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि वृत्त है क्या, बाहरी कोई बिंदु है,
तो इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है ना, जो रेखा छूते हुए जाता है, स्पर्श करेगा, वही तो स्पर्श रेखा होगा। जैसे कि इसको काटेगा नहीं, स्पर्श करेगा बाहरी बिंदु से, और यहाँ पे भी स्पर्श करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। दो ही तो हो, ऐसा रेखा खींचा जा सकता है। तो यानी कि एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, यानी कि 2 स्पर्श रेखा होगा। ऐसा हम पीछे सवाल आया हुआ है, बता दिए हम। आगे मेरा 98 नंबर क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? तो हम जानते हैं क्या, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम जानते हैं फार्मूला पे, यहाँ क्वेश्चन है सेटिंग। मेरा सवाल है क्या कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये हमको मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, मेरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमें पूछ रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और माइनस के cot स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस के cot स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मेरा पूछ रहा है, 1 + cot स्क्वायर क्या होगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि मेरा आंसर निकल कर आ गया। मेरा 98 का ऑप्शन नंबर होगा सी। आगे मेरा क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हल करना है। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए हम इसको हल करते हैं सवाल को। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है वो, यानी कि tan दिया हुआ है 10 डिग्री, क्या, उसके बाद tan दिया हुआ है 15 डिग्री, उसके बाद है tan 75 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 80 डिग्री। हो गया, इसका हमें मान पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा कैसे हम लगाएंगे, जो 2 मिलकर 90 होगा उसको हम जोड़ा लगाएंगे, यानी कि जो एंगल है ना 2 मिलकर 90 हो जाएगा, यानी कि 10 जोड़ 80, ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है और ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, इसका जोड़ा लग गया। तब ये दोनों पार्ट में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, और फिर इस दोनों पार्ट में से हम किसी एक को चेंज करेंगे और एक को नहीं करेंगे। चलिए हम ये दोनों पार्ट में हम पहले वाले को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिखेंगे tan 90 घटाओ कितना होगा 80, यानी कि देखिए सेम टू सेम हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ है। tan 10 है तो यहाँ पे भी तो tan 10 ही है, tan 90 में से 10 80 घटेगा तो 10 ही तो होगा। इसको सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या इसके बगल में लिख देंगे। इसको यहाँ पे लिख देते हैं tan 80, हो गया। ये दोनों पार्ट में से हम किसी एक को हम चेंज करते हैं। चलिए इसको हम पहले वाले को हम चेंज करते हैं, क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 90 में से कितना घटेगा, तो यहाँ 15 होगा तो 75 घटेगा, क्या, और इसको यहाँ पे बगल में लिख देते हैं tan 75 डिग्री। हो गया। देखिए मेरा फार्मूला क्या होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा, थीटा की जगह पर 80 है तो 80 हम लेंगे, इनटू इसको सेम टू सेम रहने देना है। इसको tan 90 - थीटा cot थीटा होगा, cot और थीटा कितना है 75 डिग्री, इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं tan 75 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे क्या, cot 80, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/cot थीटा लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। यहाँ पे cot 75 रहने देते हैं, इसको क्या लिखेंगे tan 75 को 1/cot 75। हो गया। यहाँ पे देखिए cot 80 से cot 80 कैंसिल हो गया, cot 75 से cot 75 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1, यही तो 1 मेरा आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ। आगे मेरा क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझना है, क्या।
दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर √3 तो हमें sec थीटा का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर है √3 तो हमें क्या पूछ रहा है, sec थीटा पूछ रहा है, यही तो हमें पूछता है क्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ना सवाल को यहाँ पे हल लिखते हैं। आपको है ना इतना आराम से नहीं बनाना है परीक्षा में, जैसे कि इतना हम जो ढंग से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो चेक करता नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ आंसर चेक करता है क्या। अगर 2 नंबरी 3 नंबरी में पूछेगा, 2 नंबरी या 5 नंबरी में, तो उसको अच्छा से बनाना है क्रम बाय क्रम, ताकि एग्जामिनर देखे तो काफ़ी अच्छा लगे देखने में और नंबर दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आए आपको है ना इतना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। मेरा क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, बटे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं क्या। इसको हम लाल का पर देखते हैं, LAL और KA हो गया। तो tan थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, साइन cos tan, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार हो गया। यानी कि लंब दिया हुआ है √3, आधार दिया हुआ है 1। यहाँ पे चलिए हम फोटो बनाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे ये मेरा हमेशा 90 डिग्री होता है, ABC। चलिए हम इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्या थीटा हो गया। और हम जानते हैं क्या, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, तो लंब क्या है, लंब मेरा दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। और आधार कितना दिए हुआ है, आधार 1, तो मेरा आधार हो गया 1। और कर्ण अपना जगह छोड़ता नहीं है, कर्ण फिक्स ही होता है। ये भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण में पता करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो लंब कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 3 1 4। 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी कि कर्ण कितना निकल कर आ गया, कर्ण हो गया 2। तो हमें त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो जाता है ना, तो यहाँ से मेरा सवाल हल होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा पूछ रहा है। तो सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन कोस, कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस के आधार बटे कर्ण, तो इसको उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार होगा। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो गया। तो मेरा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है 2 और आधार है 1, यानी कि नीचा में तो 1 की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी कि सेक थीटा बराबर आ गया 2। चलिए हम ऑप्शन को मिलाते हैं। 100 के ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। 1 से लेकर 100 तक पूरा क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए। मेरा अगला वीडियो रहेगा दूसरा सेट का। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते क्या, जो हमारे वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।